पानी भयभीत होकर रहता है। लहराते समुद्र की सतह पर कुछ मोटे मोटे टेंटिकल समुद्र से बाहर निकले। कौन सोच सकता था कि दुनिया में इतनी विशाल ऑक्टोपस हो सकती है। केवल कुछ ही पलों में पूरी स्टील प्लेटफॉर्म को समुद्र के नीचे खींच लिया। यहाँ तक कि समुद्र के शासक कहे जाने वाले परमाणु पनडुब्बी भी इसके सामने खिलौने जैसी है। स्वागत है 2025 में रिलीज हुई नवीनतम मॉन्स्टर थ्रिलर फिल्म जी हाँ छेंची देखने के लिए। असीमित आर्कटिक बर्फीले मैदान पर एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दल अन्वेषण कार्य कर रहा है। वे एक के बाद एक सोनार उपकरण समुद्र में डाल रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक रूसी पनडुब्बी ठीक नीचे से गुजर रही थी। और डेटा इकट्ठा कर रही जूलियट को अचानक कुछ अजीब लगा। बर्फ की सतह पर तंबू हल्के से हिलता हुआ प्रतीत हुआ। बर्फ के छेद में पानी के छींटे के साथ दूर की बर्फ की परत अचानक फटने लगी। साथ ही ऑस्कर को एहसास हुआ कि वे शायद प्रसिद्ध बर्फीली दरार से टकरा गए हैं। उसने जोर से आवाज दी। जूलियट जल्दी से हट गई। दोनों बर्फीले स्कूटर पर तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन बर्फ की परत के फटने की गति उनकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। ऑस्कर ने दूर से देखा कि शिविर की स्थिति तेजी से ऊंची हो रही है। उसने निराशा में जोर से चिल्लाया और मोटरसाइकिल को बर्फ के टुकड़ों की ओर जाने दिया। जब दोनों को फिर से होश आया, सामने का शिविर पहले ही टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों के साथ समुद्र में डूब चुका था। और इसी तरह की अनहोनी का सामना पानी के नीचे की पनडुब्बी को भी करना पड़ा। पहले तो उन्हें भारी मात्रा में टूटे हुए बर्फ से टकराया गया, फिर सभी उपकरण अलार्म बजाने लगे। पनडुब्बी जैसे किसी चीज से लिपट गई हो, बहुत तेजी से नीचे जा रही थी। आखिरी समय में कप्तान ने बीकन छोड़ने का आदेश दिया, उम्मीद करते हुए कि उनकी नौसेना जल्द से जल्द बचाव के लिए आ सके। जूलियट और ऑस्कर, जो बड़ी मुश्किल से जीवित बचे थे, इस समय मरने की इच्छा कर रहे थे। उन्होंने बर्फीले तूफान में पूरा दिन बिताया। उनके पास न तो कोई खाना था और न ही सैटेलाइट फोन से कोई सिग्नल मिल रहा था। जब तक वे समुद्र के किनारे की बर्फीली चट्टान तक नहीं पहुंचे, तब तक वे एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क नहीं कर पाए। इंटेंसिव बर्फीला तूफान बहुत बड़ा होने के कारण प्लेटफॉर्म भी नहीं। फ्रांस ने बचाव के लिए भेजा। ठीक उसी समय जब दोनों निराश थे, उसी समय जूलियट ने दूर से बर्फ की सतह पर लाल रोशनी चमकती देखी। वे उम्मीद से भरकर वहां देखने के लिए दौड़े और पाया कि वह चमक वास्तव में रूसी सेना का लोकेशन बीकन था। ऑस्कर ने सोचा क्या आसपास कोई रूसी सैन्य अड्डा है। अचानक फिर पैरों के नीचे की बर्फ की परत हिलने लगी। जूलियट ने सोचा कि फिर से बर्फ की दरार का सामना हो गया है। डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक पनडुब्बी बर्फ की सतह पर उभर आई है। दोनों वहीं खड़े रह गए, लगभग पत्थर बन गए। क्या यह विशेष रूप से उन्हें बचाने के लिए भेजा गया था? हकीकत यह थी कि उन्होंने ज्यादा ही सोच लिया था। जब उस दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी ने सहायता संकेत भेजा तो सेना ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उच्च अधिकारियों ने तुरंत बचाव बल भेजने का निर्णय लिया। भले ही पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो गई हो, वे उसके अवशेष वापस लाना चाहते थे। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सेना ने सबसे उत्कृष्ट कप्तान विक्टर को भेजा। इस कमांडर ने निराश नहीं किया। दिन रात मेहनत करके जल्दी ही सिग्नल ट्रांसमीटर को ढूंढ लिया। दुर्भाग्य से आसपास के कई मीलों के दायरे में दो परेशान वैज्ञानिकों के अलावा उन्होंने लापता पनडुब्बी का कोई निशान नहीं पाया। विक्टर ने कई बार सोचा और फिर फैसला किया कि पहले इन दोनों को पनडुब्बी में वापस ले जाया जाए, नहीं तो 2 दिन के अंदर वे बर्फीली ठंड में मर जाएंगे। बेशक विक्टर के पास एक और विचार था और वह था दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी का पता लगाना। दुर्भाग्य से जूलियट को भी बहुत कम जानकारी थी। अगर विक्टर ने याद नहीं दिलाया होता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उस दिन प्राप्त हुआ सामान्य संकेत वास्तव में रूसी सेना की पनडुब्बी से आया था। हालांकि जूलियट ने समय के आधार पर अनुमान लगाया कि पनडुब्बी की दुर्घटना का संबंध निश्चित रूप से उस बर्फीले दरार से है। शुरू में उसने सोचा कि यह समुद्र के नीचे भूकंप के कारण हुआ है, लेकिन अब सोचने पर यह बिल्कुल असंभव लगता है, क्योंकि निगरानी उपकरणों ने भूगर्भीय गतिविधियों की कोई असामान्य रिपोर्ट नहीं पकड़ी। जूलियट ने बहुत सोच विचार किया और अनुमान लगाया कि इतनी बड़ी हलचल का कारण केवल कोई समुद्री दैत्य ही हो सकता है। यह सुनकर विक्टर अचानक कुछ समय पहले की अजीब घटना को याद करने लगे। जब वे आर्कटिक सर्कल क्षेत्र में पहुंचने वाले थे तो स्काउट ने अचानक एक अजीब संकेत पकड़ा। अनुभवी सैनिक ने जल्दी से पहचान लिया कि वे व्हेल के झुंड से मिले हैं। हालांकि समझ से बाहर है कि इन बड़े जीवों का स्वभाव आमतौर पर बहुत शांत होता है, लेकिन इस बार वे कभी कभी हल्के से पनडुब्बी को टक्कर मार रहे थे, जैसे कि जानबूझकर उनके आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हों। विक्टर के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने आदेश दिया कि कम आवृत्ति का सिग्नल छोड़कर व्हेल को भगा दिया जाए। स्काउट ने जल्दी ही खबर दी कि कप्तान की विधि सफल रही। हालांकि उसने समुद्र तल पर एक बड़ा अज्ञात सिग्नल भी पकड़ा। विक्टर स्क्रीन पर ध्यान से देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चीज है। और इस समय विक्टर भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। संकेत में विशाल जीव हमारी ओर बढ़ रहा था। सूचना सीमित होने के कारण वह भी बिना सोचे समझे गोलीबारी कर संघर्ष शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सका। केवल पनडुब्बी को बर्फ की दरार में ले जाने का आदेश दे सकते हैं। वह प्राणी बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से अंदर नहीं आ सकता। विक्टर का निर्णय एक बार फिर सभी को बचा लिया। उन्होंने पनडुब्बी को बर्फ की सबसे गहरी परत में रोक दिया। अंततः उस बड़े जीव से छुटकारा पा लिया। अब जब विक्टर ने जूलियट का वर्णन सुना तो उसने अनुमान लगाया कि यही वह प्राणी है जो बर्फ की परत को तोड़कर पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बना। जूलियट, जो स्वीडन की रहने वाली है, बचपन से ही समुद्री दानवों को देवताओं के रूप में देखती आई है, स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहती। उसने सोचा कि हाल ही में संपर्क किए गए ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए विक्टर से अनुरोध किया जाए कि वह उसे और उसके साथी को वहां पहुंचा दे। विक्टर ने नक्शा देखा। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म की दूरी ज्यादा नहीं थी। वह खुशी खुशी इन 2 बोझों को भेजने के लिए तैयार हो गया। शुभ पूर्वाभास। दुर्भाग्यवश वह मिट्टी में राक्षस के चलने का दृश्य नहीं देख सका। जब वह ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाला था, विक्टर वहां के प्रभारी से संपर्क करने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक समुद्र की सतह पर विशाल लहरें उठीं और पानी से कुछ विशालकाय टेंटिकल्स बाहर निकले, जिससे स्टील का प्लेटफॉर्म पल भर में तहस नहस हो गया। विक्टर, जो समुद्र के नीचे पास में था, पेरिस्कोप के माध्यम से अंततः राक्षस की पूरी छवि देख सका। प्लेटफॉर्म पर हमला करने वाला वास्तव में एक विशाल ऑक्टोपस राक्षस था। टीम के सदस्य इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। जब तक कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से समुद्र में नहीं डूब गया, तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्हें तुरंत पीछे हटना होगा।
हालांकि सबकी हरकतें फिर भी थोड़ी धीमी थीं। इस समय किसी ने रिपोर्ट किया कि ऑक्टोपस राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। विक्टर ने तुरंत निर्णय लिया और 2 टॉर्पीडो दागने का आदेश दिया। ऑक्टोपस राक्षस का शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए उसे निशाना बनाने की जरूरत नहीं थी। दुर्भाग्यवश उनके पास अधिक चौंकने का समय नहीं था, क्योंकि विशाल जांग युगुआई के होंक पहले ही आ चुके थे। पतली पनडुब्बी पानी में डूबी हुई लकड़ी की तरह थी, जो होंकों के प्रहार से लगातार पलट रही थी। नाविकों में जरा भी प्रतिरोध करने का साहस नहीं था। केवल कप्तान विक्टर भयानक रूप से शांत थे। वह याद करता है कि पहले जब बर्फ की परतों के बीच में था, इंजन बंद करने के बाद ही जांग युगुआई पूरी तरह से गायब हो गया था। इसीलिए उसने तुरंत रडार और इंजन बंद करने का आदेश दिया। नाविकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश का पालन किया, यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी कोई आवाज नहीं की। वर्तमान में पनडुब्बी धारा के साथ बहकर खतरे के क्षेत्र से बाहर आ गई। सभी नाविकों ने राहत की सांस ली और तुरंत जहाज के विभिन्न हिस्सों की क्षति की मरम्मत शुरू कर दी। सबसे खतरनाक तो जलती हुई टॉर्पीडो कोठरी थी। सभी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन इस कारण घायल भी कई और हो गए। जूलियस को खाली खड़ा रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह स्वेच्छा से चिकित्सा दल में शामिल हो गया। इस समय कई नाविक पीछे हटने का मन बना रहे थे। वे बिल्कुल भी ऑक्टोपस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बेहतर होगा कि मिशन छोड़कर जल्दी से बेस लौट जाएं। लेकिन विक्टर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हिदायत नहीं भूली। अगर पनडुब्बी का मलबा दुश्मन देश के हाथों में चला गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। बैठक में तय किया गया कि वे बीकन को केंद्र मानकर 3 दिन तक खोज जारी रखेंगे और वचन दिया कि परिणाम चाहे जो भी हो, वे तुरंत आधार पर लौट आएंगे। अगले 2 दिनों में विक्टर की पनडुब्बी ने समुद्र तल के हर क्षेत्र की खोज की। हालांकि लक्ष्य नहीं मिला, लेकिन सौभाग्य से उस ऑक्टोपस राक्षस का सामना भी नहीं हुआ। इस दिन तक उन्होंने अनजाने में एक गहरी खाई की खोज की। पनडुब्बी पहले ही गोता लगाने की सीमा के करीब थी और आगे अन्वेषण करना चाहते थे, तो उन्हें विशेष रूप से निर्मित डाइविंग उपकरण का उपयोग करना होगा। विक्टर जानते थे कि यह गहराई पास का एकमात्र क्षेत्र है जिसे खोजा नहीं गया है और दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी के अंदर होने की बहुत संभावना है। विक्टर ने कुछ सदस्यों को चुना और खुद टीम का नेतृत्व करते हुए धीरे धीरे गहराई की ओर पनडुब्बी को चलाने लगे। देखते ही देखते वे समुद्र तल से 2000 मीटर नीचे जाने वाले थे और नाविकों की आंखों में आश्चर्य का भाव था। सौभाग्य से वे अब समुद्र तल की रूपरेखा देख सकते थे। शक्तिशाली पानी के नीचे के सर्च लाइट की मदद से उन्होंने बड़ी संख्या में जहाजों के मलबे की खोज की। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि एक विशाल कब्रिस्तान। सभी नाविकों ने अपनी आंखें बड़ी कर ली ताकि कोई भी विवरण छूट न जाए। अंततः एक खंडहर में उन्होंने उस दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी को पाया। हालांकि जहाज का शरीर पहले ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, केवल रहने का क्षेत्र ही कुछ हद तक सुरक्षित था। विक्टर ने थोड़ी सी उम्मीद के साथ पनडुब्बी के प्रवेश द्वार के साथ पनडुब्बी को जोड़ने का प्रयास किया। इस बार उसने ठान लिया है कि नीचे जाकर देखेगा, भले ही कोई जीवित न हो, फिर भी सैनिकों के शव वापस लाएगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि 10 जोड़ी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। अन्य चालक दल के सदस्यों को जब पता चला कि दुर्घटनाग्रस्त साथी अभी भी जीवित हैं, तो उन्होंने खुशी से भरी जोरदार आवाजें निकाली। और तभी विक्टर को कप्तान से पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी प्रक्रिया का पता चला। उस दिन वे ऑक्टोपस राक्षस के हमले का शिकार हुए और बिना किसी संदेह के इस गहराई में खींचे गए। यहाँ ऐसा लगता है कि यह जांग युगुआई का घोंसला है। वे समुद्री जहाजों के अवशेष सबसे अच्छा प्रमाण है। विक्टर सामने खड़े कप्तान की भी बहुत प्रशंसा करता है, जो संकट के समय में सभी नाविकों की जान बचाने में सक्षम था। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। विक्टर के लाए हुए पनडुब्बी में सीमित यात्री क्षमता है। इतने सारे नाविकों को 2 समूहों में ले जाना होगा। उसने घायल साथियों को पहले जाने दिया। विक्टर और कप्तान के पास एक महत्वपूर्ण कार्य बाकी था। हालांकि पनडुब्बी को गंभीर नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी कई उपकरण उपयोग में लाए जा सकते हैं। दूसरे देशों द्वारा बचाव से बचने के लिए विक्टर ने निर्णय लिया कि वह शुरू करेगा पनडुब्बी का आत्मविनाश कार्यक्रम। इस समय पहली खेप के नाविक पहले ही पनडुब्बी पर चढ़ चुके हैं। अगली बार वापसी बचाव के लिए सुविधा के लिए ऑपरेटर ने जाने से पहले एक लोकेशन मॉड्यूल स्थापित किया। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि हालांकि यह केवल परीक्षण के समय कुछ शुरू किया गया था। सेकंड पास में ही जांग युगुआई ने फिर भी सिग्नल को पकड़ लिया। जब पनडुब्बी गहराई के ऊपर सुरक्षित लौट आई, तब इंतजार कर रहे कई नाविकों ने इन पुनर्जीवित घायलों का इलाज शुरू किया। पहली खेप का परिवहन पूरा होने के बाद पनडुब्बी वापस लौटकर फिर से गहराई की ओर बढ़ी। लेकिन यह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि रडार पर अचानक से ऑक्टोपस राक्षस की छवि दिखाई दी। नाविक तुरंत घबरा गए। सौभाग्य से उनके पास पिछली बार का अनुभव था। उन्होंने तुरंत रडार और इंजन बंद कर दिए। हालांकि इस बार इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी। पनडुब्बी की शक्ति खोने के बाद वह धीरे धीरे खाई की ओर डूबने लगी। भारी दबाव ने जहाज के ढांचे को असहनीय बना दिया। लेकिन अब अगर इंजन चालू करके ऊपर उठते हैं तो निश्चित रूप से जांग युगुआई का पूरा हमला होगा। क्रू मेंबर्स ने जल्दी से पहले रखे गए लॉकेटर को खोला और जैसे ही सिग्नल मिला, तुरंत लक्ष्य को छोड़कर गहराई में क्षतिग्रस्त पनडुब्बी की ओर तैरने लगे। क्रू के सदस्यों ने राहत की सांस ली और तुरंत पनडुब्बी को ऊपर उठाने के लिए नियंत्रण किया। वो विशाल ऑक्टोपस आक्रामक रूप से आया और आते ही शेरशेरी की पनडुब्बी को कसकर जकड़ लिया। अंदर के नाविक चकरा गए। विक्टर ने दांत भींचते हुए पनडुब्बी को नियंत्रित किया और पनडुब्बी से जबरन अलग किया। साथ ही कप्तान को आत्मविनाश कार्यक्रम शुरू करने की याद दिलाई। जैसे ही एक ऊर्जा किरण निकली, ऑक्टोपस का शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अंतरिक्ष की ओर सीधी हमले को नहीं रोक सकता। कहानी के अंत में विक्टर बचे हुए नाविकों के साथ समुद्र की सतह पर लौट आया और अंततः लंबे समय से इंतजार कर रहे अपने साथियों से सफलतापूर्वक मिल गया। एशंग यही है जिहान छियांशी की पूरी सामग्री। इस फिल्म ने मुझे कई साल पहले की एक फिल्म जिदु शिन्हान की याद दिला दी, जो एक विशाल राक्षस की कहानी भी बताती है। उस समय यह बहुत अच्छा लगा। क्या स्क्रीन के सामने बैठे दोस्तों को इसकी याद है?